गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में CFT की लास्ट क्लास में हमने ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। चतुष्फलकीय संकुलों में ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। कोई भी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर जब होता है, अगर हम उसकी एक पिक्चर इमेजिन करें तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो एक्सिस के बीच में होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें जो भी लिगेंड का अरेंजमेंट है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के बीच में है। इसीलिए जब इसमें लिगेंड मेटल की तरफ आता है तो वो एक्सिस के बीच में से आता है और वो एक्सिस पे प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को कम रिपेल करता है, जबकि जो बिटवीन दी एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। अतः इसमें dxy, dyz, dxz ऑर्बिटल्स में dx2, y2 और dz² ऑर्बिटल्स की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण चतुष्फलकीय आकृति में इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और उन दोनों की कम हो जाती है। अतः जब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है तो T2G ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं और EG ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं और उनके बीच में डेल्टा T एनर्जी डिफरेंस होता है। इसे हम टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, जो कि टेट्राहाइड्रल शेप के कारण जनरेट होती है। इसका जो प्रक्रम है वो बिल्कुल ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग जैसा ही होता है। इसमें भी पहले मेटल आयन के ग्राउंड स्टेट में पांचों d ऑर्बिटल्स इक्वल होते हैं। फिर जब ये लिगेंड इनके कांटेक्ट में आने लगते हैं, इनके स्फेरिकल फॉर्म में आते हैं, तो इसके मेटल के पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है और ये अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। फिर जब लिगेंड एक फिक्स ज्योमेट्री शेप में इनकी तरफ आने लगते हैं तो इनके d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और इनमें T2G ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं और EG ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं। इनमें T2G की ऊर्जा 4dq से ज़्यादा हो जाती है और EG ऑर्बिटल्स की ऊर्जा -6dq से कम हो जाती है। ये हमने इसमें डायग्राम में बना रखा है और इसकी टोटल एनर्जी 10dq ही रहती है। चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड जो है वो धातु के अक्षक की कक्षक की तरफ सीधे ही नहीं अरेंज होते हैं। इसीलिए अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में लिगेंडों की संख्या में भी कमी होती है और इनमें एनर्जी का मान भी कम होता है। अतः डेल्टा T का मान डेल्टा O के मान से कम होता है और इसका हम इस प्रकार से इस संबंध को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा O। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में एनर्जी ज़्यादा होती है, अतः वह कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम देखते हैं द्विसमलंबाक्ष एवं वर्गाकार समतलीय संकुल टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जब ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट जेड एक्सिस के लिगेंड्स को अगर मेटल आयन से हम कुछ दूर ले जाते हैं तो उनकी दूसरे Ml बॉन्ड से उनकी दूरी बढ़ जाती है। जो दूसरे 4 लिगेंड जो कि XY तल में हैं उनसे उनकी दूरी बढ़ जाती है और उस दूरी की वजह से उनमें रिपल्शन कम हो जाता है। इस शेप को हम टेट्रागोनल शेप कहते हैं या
डिस्टोरेटेड ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ये ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री का डिस्टोरेटेड फॉर्म होता है। इसमें जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो उनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम दो लिगेंड्स को हम जेड एक्सिस से दूर कर देते हैं तो जेड एक्सिस पे उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल नहीं होते हैं या कम रिपेल होते हैं, जिसके कारण जेड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो एक्स वाई तल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और तथा डी वाई जेड ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम हो जाती है और डी एक्स वाई, डी एक्स टू डैश वाई टू की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है। देखिए इसकी स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। देखिए द्विसमलंबाक्ष की हम स्प्लिटिंग देखते हैं। इसमें ईजी ऑर्बिटल्स में से डी एक्स टू वाई टू की एनर्जी थोड़ी हाई हो गई और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई। इसी प्रकार से नीचे जो टी टू जी ऑर्बिटल्स हैं उनमें भी डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कम हो जाती है, की एनर्जी कम हो जाती है और डी एक्स वाई की थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसमें टेट्रागोनल शेप में इसके ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होता है। इनके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो इस प्रकार से होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है डी एक्स टू वाई टू की, फिर उसके बाद डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स की होती है। ये इसका एनर्जी ऑर्डर है। अब यदि द्विसमलंबाक्ष में उपस्थित जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को हम कंप्लीटली हटा दें या उन्हें हम अनंत दूरी तक दूर कर दें तो वो लिगेंड उसकी आकृति में सहयोग नहीं करते हैं। अतः वो जो शेप बनता है वो स्क्वायर प्लेनर शेप बनता है, क्योंकि उसमें 4 ही लिगेंड काम करते हैं और उसमें जो डी ऑर्बिटल्स की फर्दर स्प्लिटिंग होती है उसमें जेड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी और पहले से भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए वो हम इस पिक्चर में देखते हैं कि जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग होती है तो डी एक्स टू वाई टू की एनर्जी और बढ़ गई, मतलब इसकी अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई और डी जेड स्क्वायर पर क्योंकि कोई भी लिगेंड नहीं है तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ये डी एक्स वाई से भी नीचे आ जाता है यहाँ पर, ये देखिए, और डी एक्स वाई और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और डी वाई जेड और डी एक्स जेड और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग है। इसमें इनका एनर्जी डिफरेंस हमें यहाँ दे रखा है कि डी एक्स टू वाई टू से डी एक्स वाई के बीच में डेल ओ, फिर डी जेड स्क्वायर तक इसका एनर्जी डिफरेंस 2/3 डेल ओ होता है और यहाँ से डी जेड स्क्वायर से डी एक्स जेड और डी वाई जेड तक 1/12 डेल ओ होता है। इस स्प्लिटिंग को देखकर हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में एनर्जी की वैल्यू ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड वर्क करते हैं जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, तो इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसकी एनर्जी का मान 1.3 डेल ओ होता है। इसका मतलब ऑक्टाहाइड्रल से भी ज़्यादा इसकी स्प्लिटिंग होती है। इस प्रकार हमने CFT के थ्रू ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग को देखा कि उनमें लिगेंड के संपर्क में आने पर मेटल के डी ऑर्बिटल्स किस तरह से प्रभावित होते हैं और वो किस तरह से अपनी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।